ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पर कुछ लिखता कुछ मिटाता हूं, गीत नया गाता। हेलो बच्चों, रफ्तार बैच की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका ऋतिक सर और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेक्चर के शुरुआत में जो पंक्तियां आपको सुनने को मिली, ये पंक्तियां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई पंक्तियां हैं और ये बड़ी मोटिवेटिंग लाइंस हैं, क्योंकि अगर आप इन लाइंस को एक बार फिर से सुनो या फील करके सुनो तो इन लाइनों के अंदर जो है वो जीवन का सार है, इन लाइनों के अंदर जिंदगी का सार है। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द विक्ट्री और द डिफीट। रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ डिफीटेड। मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, बार बार कोशिश करूंगा, एक बार फेल होऊंगा, दो बार फेल होऊंगा, तीन बार फेल होऊंगा, बार बार कोशिश करता रहूंगा और तब तक उस कोशिश को करता रहूंगा जब तक मैं अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल नहीं हो जाता। यही तो हमारी तैयारी का सार है, जो नीट की हम तैयारी कर रहे हैं, यही तो सार है। आप तैयारी करते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, फिर टेस्ट होता है, टेस्ट में नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते, फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर टेस्ट होता है, फिर अगले टेस्ट में या तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, और गाड़ी इसी तरह चलती रहती है। और उतार चढ़ाव से भरी हुई गाड़ी एक दिन नीट के एग्जाम के स्टेशन पर पहुंचती है और उस स्टेशन से आगे केवल वो लोग जा पाते हैं जो इस पूरी यात्रा में अपने ऊपर भरोसा बनाए रखते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखते हैं। तो कई बार होगा ऐसा कि तुम्हें लगेगा कि तुम गिर गए, तुम हार गए, अरे हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आ रहे, 11 तो पूरी बर्बाद ही हो गई। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखो, बस अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखो, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। दुनिया में कोई भी धोखा दे सकता है, मेहनत धोखा नहीं दे सकती। और जहां तक रही कंटेंट बर्बाद होने की बात, उसके लिए हम सब हैं, उसके लिए हम सब हैं। तुम्हारे कंटेंट को सुधारने के लिए, तुम्हारे कंसेप्ट को सुधारने के लिए और तुम्हारी तैयारी को दोबारा से सही ट्रैक पर लाने के लिए ही तो हम लोग हैं। तो इसलिए बच्चों मेहनत करते रहो, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। गिरना है लेकिन गिरकर रुकना नहीं है, गिरना तो है लेकिन गिरकर रुकना नहीं है, उठना है और फिर चल देना है। यही जिंदगी का सार है और यही हमारी तैयारी का भी सार है। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 और आज हमें पढ़नी है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना, इस चैप्टर का ये ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर है, इसके बाद केवल एक लेक्चर और बचता है। ये जो 2 लेक्चर हैं इनमें हमें कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करनी है और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में मेरे पास कई सारे कमेंट आए, कई सारे का मतलब 4-5 कमेंट्स आए। बच्चों ने कहा सर आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए। जब तक कोई चैप्टर पूरा ना हो जाए तब तक आप ये ना सोचें कि आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई गई। मेरा पढ़ाने का फ्लो थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है ना, मेरा पढ़ाने का फ्लो हल्का सा अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। जब तक वो चैप्टर चल रहा है तब तक आप इस बात पर, जैसे होता था ना कि इंडिया की टीम में पहले होता था कि जब बैटिंग चल रही है इंडिया की, 4-5 विकेट गिर गए, तब भी हम होप लूज नहीं करते थे क्योंकि धोनी रहता था। कह रहे धोनी आएगा भी, वो धोनी मारेगा रन, जिता देगा मैच। सेम चीज है कि जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक आप अपनी उम्मीद को ना कम करें कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने वो नहीं पढ़ाया। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप पाएंगे कि आपको हर एक चीज पढ़ा दी गई है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स शुरू करने से पहले, कंसंट्रेशन टर्म्स को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास के लास्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट शुरू किया था परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। इसमें मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बताया था ना। उसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है
परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमने एक रिएक्शन पकड़ी थी, लेटर से हमने रिएक्शन पकड़ी थी CaO, CaCO3 से CaO और CO2 बनाया था। और थ्योरेटिकली हमने ये पाया था कि इसके 100 ग्राम से 56 ग्राम सैंपल मिलेगा। एक्चुअली हमने एक एग्जाम्पल से देखा था कि 100 ग्राम सैंपल हमने लिया था, लेकिन ये 100 ग्राम सैंपल बच्चों इम्प्योर था। 100 ग्राम सैंपल हम लोगों ने लिया था जो कि इम्प्योर सैंपल था, तो हमें 44.8 ग्राम CaO मिला था, जिसको अपनी एनालिसिस से हमने बाद में पता लगाया था कि इसमें केवल 80 ग्राम CaCO3 ही, क्योंकि जो इंप्योरिटी थी उसने रिएक्शन करी ही नहीं। रिएक्टेंट की इंप्योरिटी की वजह से, रिएक्टेंट में इंप्योरिटी मिली होने की वजह से आपको प्रोडक्ट का वो अमाउंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आपको प्रोडक्ट का वो अमाउंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्टेंट के इंप्योर होने की वजह से प्रोडक्ट के अमाउंट पे भी फर्क पड़ा, प्रोडक्ट की यील्ड पर भी फर्क पड़ा, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा? रिएक्टेंट के इंप्योर होने की वजह से प्रोडक्ट के अमाउंट पर, प्रोडक्ट की यील्ड पर भी फर्क पड़ा, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ या ना? तो अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में परसेंटेज प्योरिटी को देखते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर आप जो परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप प्रोडक्ट पर बैठकर देखेंगे, जब आप रिएक्टेंट पर बैठे तो आपको समझ में आया कि भाई मेरा रिएक्टेंट उतना रिएक्ट कर ही नहीं रहा है जितना उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी है। और अगर आप अब प्रोडक्ट के फ्रेम में देखेंगे तो प्रोडक्ट के फ्रेम में आपको दिखेगा कि भाई मेरा रिएक्टेंट इंप्योर था, इस वजह से मुझे उतना प्रोडक्ट मिला ही नहीं जितना मिलना चाहिए था, यानी कि मेरे प्रोडक्ट की यील्ड पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। तो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड ये बराबर होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है ना? जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों वो लगेगा एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। क्लियर है? अब किसी भी रिएक्शन में बच्चों यील्ड किसकी मिलती है? प्रोडक्ट की मिलती है। किसी भी रिएक्शन में यील्ड किसकी मिलती है बच्चों? प्रोडक्ट की मिलती है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज कैलकुलेट आप करेंगे किसके लिए? पहली बात तो प्रोडक्ट पे करेंगे कैलकुलेट। ठीक है ना बच्चे? ये हमेशा प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट होगी, एक बात। दूसरी बात, जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी विल बी फाउंड बाय स्टोइशियोमेट्री। हमेशा आप लोग स्टोइशियोमेट्री का यूज करके थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड जब भी कैलकुलेट करनी है तो वो स्टोइशियोमेट्री के प्रयोग से कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना? तो अगर आपको प्रोडक्ट में कोई यील्ड दी हुई है, प्रोडक्ट का कोई अमाउंट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही दिया हुआ है, तो वो हमेशा एक्चुअल यील्ड होगी। थ्योरेटिकल यील्ड कभी भी वो क्वेश्चन में आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा आपको स्टोइशियोमेट्री से कैलकुलेट करनी होगी, इसलिए तो आपको स्टोइशियोमेट्री पढ़ाई है। तो इसका मतलब ये हुआ, सारे कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक बार में समअप करना चाहूं तो समअप करके ये कह सकता हूं कि अगर रिएक्टेंट की प्योरिटी पर फर्क पड़ेगा, अगर रिएक्टेंट की प्योरिटी पर फर्क पड़ेगा, तो रिएक्टेंट की प्योरिटी पर फर्क पड़ने से प्रोडक्ट के अमाउंट पर भी फर्क पड़ेगा। प्रोडक्ट के अमाउंट पर भी फर्क पड़ेगा, रिएक्शन की यील्ड पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है।
ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। मेहनत दो तरह की होती है, एक की जाने वाली मेहनत और एक दिखाई जाने वाली मेहनत। मतलब आप 8 घंटे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, प्योर रिएक्टेंट है 8 घंटे की मेहनत, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपकी यील्ड आएगी, वो एग्जैक्टली आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आएगी, वो एग्जैक्टली आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अगर आप 8 घंटे बैठे हुए हैं और आपके एफर्ट्स में इंप्योरिटी है, वो इंप्योरिटी 8 घंटे आप किताबें लेके बैठे तो हुए, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में किसी और का ख्याल चल रहा है, या फिर आप 8 घंटे घर वालों को दिखाने के लिए किताबें लेके बैठे हैं, लेकिन मन आपका लग नहीं रहा है, मन आपका कहीं और लगा हुआ है। ये तो घर वालों का मिसनॉमर होता है। घर वाले कहते हैं बेटा दिल लगा के पढ़ाई करो, उन्हें थोड़ा समझ में आता है कि दिल लग जाए फिर पढ़ाई नहीं होती, दिल लग जाए फिर पढ़ाई नहीं होती, है ना। किताबों के बीच में कोई और किताब लेके पढ़ रहे हैं आप, मतलब ओवरऑल बस ये है कि 8 घंटे आप केवल दिखा रहे हैं, तो आपके घंटे तो 8 हो गए, लेकिन आपके एफर्ट में इंप्योरिटी आ गई, तो बट ऑब्वियस है आपके रिजल्ट की यील्ड पर फर्क पड़ेगा, बट ऑब्वियस है कि आपके रिजल्ट की यील्ड पर फर्क पड़ेगा। आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप कर सकते थे, जितना आपका पोटेंशियल था। पोटेंशियल था 56 ग्राम बनाने का, बना पाया केवल 44.8। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्योरिटी मिली हुई थी, है ना। इसलिए अपने एफर्ट्स को कभी इंप्योर ना होने दें, भले ही 8 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़े पूरा मन लगा के, पढ़े पूरे पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपकी यील्ड भी 100% के हिसाब से आएगी। जितनी आनी चाहिए थी थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़े 8 घंटे, लेकिन मन उसमें आपका केवल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ही लगा, तो जो 2 घंटे आपने वेस्ट किए ना, वो आपकी यील्ड पर इफेक्ट डालेंगे, वो आपकी यील्ड पर क्या डालेंगे? इफेक्ट डालेंगे। क्लियर है मेरी बात? सेम कॉन्सेप्ट हम लोग केमिस्ट्री में लगाते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न, 20 मोल ए ऑन रिएक्टिंग विद बी, या इसको ऐसे लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी formed when 20 mole of A react with excess of B as per the reaction, as per the reaction 2A plus B gives 3C। ठीक है ना, ये रिएक्शन दी हुई है। इफ द परसेंटेज यील्ड इज 80%, रिएक्शन की यील्ड आपको दे रखी है बच्चों 80%, और पूछ रहा है आपसे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बताने हैं। एक्सेस ऑफ बी से रिएक्शन हो रही है, 20 मोल से कितने सी बनेंगे वो निकालना। परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 80%। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी यील्ड आपको निकालनी है वो एक्चुअल यील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्चुअल यील्ड। अब पीवाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसको सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है सी के कितने मोल बनेंगे, तो सी के कितने मोल बनेंगे, एक्चुअली कितने बनेंगे वो निकालना है। परसेंटेज यील्ड होता है पीवाई ए वाई अपॉन टी वाई इंटू 100, ए वाई इंटू अपॉन टी वाई इंटू 100। वो आपसे पूछ रहा है ए वाई, पी वाई उसने आपको दे रखी है, और टी वाई मैंने आपको लिखा दिया कि हमेशा स्टाइशियोमेट्री से निकाली जाती है, हमेशा स्टाइशियोमेट्री से निकाली जाती है। ठीक है, इनफैक्ट लिख दो, एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, चाहे दिया हो और चाहे पूछा हो, चाहे दिया हो चाहे पूछा हो, एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, चाहे दिएला हो चाहे पूछेला हो,
इज ऑलवेज एक्चुअल, चाहे वो रिएक्टेंट का अमाउंट दे दे क्वेश्चन में, सॉरी प्रोडक्ट का, चाहे वो पूछ ले, हमेशा एक्चुअल यील्ड होगी। पूछेगा तो भी एक्चुअली पूछेगा, देगा तो भी एक्चुअली देगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है तो एक्चुअल यील्ड पूछ रहा है वो, थ्योरेटिकल नहीं पूछ रहा। ठीक है, थ्योरेटिकल निकालने के लिए लेकिन थ्योरेटिकल की जरूरत तो पड़ेगी, और थ्योरेटिकल निकालने के लिए हमारे पास कौन है, स्टोइशियोमेट्री। कैसे निकलेगी, ट्रिक से। क्या ट्रिक लगाएंगे, बताया था मैंने, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई 3। सही है। तो बच्चों यहां से मोल ऑफ सी कितना निकल आएगा, 3 इंटू 20/2, 30 मोल। ये टी वाई है, ये मानते हुए कि कोई परसेंटेज यील्ड है ही नहीं। अगर ए पूरी तरीके से प्योर होता, ए और बी पूरे पूरे प्योर होते, तो सी के 30 मोल बनते, सी के 30 मोल बनते। थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि अगर ए में कोई कमी ना होती तो ये 30 मोल बना सकता था, इसकी औकात 30 मोल बनाने की थी। ये है थ्योरेटिकल यील्ड, जो ये बना सकता था, जो ये बना सकता था, जो इस रिएक्शन के फलस्वरूप, जो इस रिएक्शन के एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन बन सकते थे। ठीक है, लेकिन बने नहीं। क्यों नहीं बने, क्योंकि परसेंटेज यील्ड 80% दे रखी है। तो फिर 80% अगर दे रखी है तो कितने बने, यहां से आप निकालेंगे तो निकल के आएगी 24 मोल। यहां से निकाल के आएंगे तो निकल के आएगी 24 मोल। मतलब 80% यील्ड का मतलब है कि 30 मोल बन सकते थे, जिसका केवल 80% यानी कि 24 मोल ही बन पाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि 30 मोल ए कुड मेक आफ्टर द रिएक्शन इफ इट वुड हैव बीन कंप्लीटली प्योर। तो ये 30 मोल बना सकता था, औकात 30 मोल की थी, लेकिन अपनी कुछ इंप्योरिटीज की वजह से, अपनी कुछ कमियों की वजह से ये केवल 24 मोल ही बना पाया। ठीक है, 24 मोल ही बना पाया। एक क्वेश्चन और लेंगे। सिक्स पॉइंट 6.8 ग्राम H2S on reacting with excess OSO2 produces 8 gram sulfur. The percentage yield of reaction will be 60%, 75%, 83.33%, 90%। ये पूछा है हमसे, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन पूछी है। रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को बच्चों, 2H2S प्लस SO2, 3 सल्फर प्लस 2 वाटर। करेला पीएमटी 98 का क्वेश्चन है। करेला पीएमटी में 5 ऑप्शन हुआ करते थे, मैंने केवल 4 ही दिए हैं। करेला पीएमटी का क्वेश्चन है, 1998 में आया था। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। एक्चुअली परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी पर कुछ सालों से क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, इसलिए इस पर जितने भी क्वेश्चन है सारे पुराने ही क्वेश्चंस मिलते हैं। पिछले कुछ सालों से पता नहीं क्यों इस वाले कॉन्सेप्ट की अनदेखी की जा रही है, इसलिए चांसेस और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि जो चीज पिछले कई सालों से नहीं आ रही है ना, हमारी किस्मत ऐसी है कि वो हमारे हिस्से में आएगी, है ना, हमारी किस्मत ऐसी है कि वो हमारे हिस्से में ही आएगी, है ना। तो 6.8 ग्राम H2S on reacting with excess SO2 produces 8 ग्राम सल्फर, 8 ग्राम सल्फर। एट ग्राम सल्फर, सल्फर 8 ग्राम मिल रहा है।
मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी चीज अगर वो देगा प्रोडक्ट के बारे में, तो दैट विल बी ऑलवेज एक्चुअल यील्ड। तो तुम्हें एक्चुअल यील्ड ऑफ सल्फर दे रखी है 8 ग्राम, तुम्हें चाहिए पी वाई, ए वाई तुम्हें दे रखी है, तो क्या निकालना है बच्चों? थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। क्या निकालना है? थ्योरेटिकल। उसके लिए जुगाड़ है, मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाई 2, मोल ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, H2S के मोल कितने होंगे बच्चे? वेट अपॉन H2S का मोलर मास होता है 34 इंटू 2, बराबर मोल ऑफ सल्फर होंगे वेट ऑफ सल्फर अपॉन 32 इंटू 3। यह आ जाएगा बेटा 0.1 बराबर वेट ऑफ सल्फर 32 इंटू 3, यह आ जाएगा बच्चों 9.6 ग्राम। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, यह हो गई बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सल्फर। जो आपने स्टोइचियोमेट्री से निकाली है वो हो गई थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ सल्फर। एक्चुअल यील्ड ये दे रखी है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने ये निकाल ली। अब तो क्या बचा फिर जिंदगी में? निकाल लीजिए परसेंटेज यील्ड। ये पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। 80/96 इंटू 100, 16 से काट दीजिए, यह आएगा 5 इंटू 100/6, 83.33%। तो जो परसेंटेज यील्ड होगी इसकी वो होगी 83.33%। तो इस तरह से बच्चों वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, करवा सकता है इस तरह से क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, आपने दोनों ही क्वेश्चन देख लिए। एक में हमने परसेंटेज यील्ड दे के आपसे यील्ड निकलवाई, और एक में हमने आपसे यील्ड दे के परसेंटेज यील्ड निकलवाई। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अब आते हैं अपने आज के लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव पर, कंसंट्रेशन टर्म्स पर, है ना। सबसे पहला सवाल आता है कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले जरूरी ये होता है कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, पहले ये तो समझ लें कंसंट्रेशन होती क्या चीज है। पढ़ तो लेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, फटाफट पढ़ लेंगे, सबको आती भी होंगी, सारे बच्चे होशियार है आजकल, है ना। तुम लोग तो खासे टैलेंटेड हो, तो आती भी होंगी। आती इसलिए होंगी क्योंकि यहां पर केवल इनका एक इंट्रोडक्टरी, मतलब एक इंट्रोडक्शन है। इनका यूज आप लोग करेंगे बेसिकली क्लास 12th का चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, वहां यूज होता है इनका। क्लास 12th का चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, यहां इसे इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सॉल्यूशन से डील करेंगे, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो इसलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी इनकी जो मेजर डीलिंग होती है एनसीईआरटी में, अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स ढूंढने जाएंगे तो एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको लिखा मिलेगा। एनसीईआरटी क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। तो मैं बोलूंगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a fixed amount of solution or solvent is called concentration of solution. Amount of solute present in a fixed amount of solution or solvent is called concentration of solution, is called concentration of solution. तो दो तरह की कंसंट्रेशन के बारे में तुम लोग जानते हो, दो तरह की कंसंट्रेशन के बारे में अब तुम लोग जान गए हो। तो दो तरह की कंसंट्रेशन अब तुम्हें पता है कौन कौन सी है वो दो तरह की कंसंट्रेशन। एक तो सॉल्यूशन की, हाँ सर, दूसरी वो जो तुम्हारी पढ़ाई में नहीं बनती, वो भी तो कंसंट्रेशन ही। दूसरी वो जो तुम्हारी पढ़ाई में नहीं बनती, पढ़ाई करते हो नहीं बनती ना, हाँ, उसका नाम भी कंसंट्रेशन ही है। तो फिलहाल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जोक्स अपार्ट,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर जितना सॉल्यूट मौजूद होता है उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत क्या पड़ी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी इसलिए, मान लो ये दो सॉल्यूशन है, मान लो ये दो बर्तन है, इनमें पानी भरा है, ठीक है ना, और बराबर बराबर मात्रा में पानी भरा है। मान लो दो सॉल्यूशन है, दोनों में दो बर्तन है, दोनों में मैंने बराबर बराबर मात्रा में पानी भर दिया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बिना बताए दोनों में चीनी घोल दी, तुम्हें इतना पता है दोनों में चीनी घुली हुई है, एक का नाम बर्तन एक है और एक का नाम है वेसल नंबर 2, दोनों में चीनी घुली हुई है, वेसल 1 वेसल 2 में। मैं तुमसे कहूं बताओ मुझे कि वेसल 1 और वेसल 2 में दोनों में चीनी के सॉल्यूशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो तुम क्या करोगे? तुम एक बार वेसल 1 उठाओगे, पी लोगे, फिर एक बार वेसल 2 उठाओगे, पी लोगे, और मुझसे कह दोगे सर इस वाले में चीनी ज्यादा है, 2 नंबर वाले में ये ज्यादा मीठा है। यही तो होगा। लेकिन मान लो अगर मैंने दोनों ही बर्तनों में H2SO4 घोला होता, मान लो अगर दोनों ही बर्तनों में मैंने H2SO4 घोला होता और मैं तुमसे कहता डिफरेंशिएट करो, तो तुम पहले बर्तन 1 उठाते, उसे पीते, और फिर क्या होता? ला 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 ला, कुछ और पीने काबिल नहीं रहते। क्योंकि केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं अधिकतर हमारे लिए हजार्डस होते हैं। दैट इज वाई केमिस्ट्री की लैब में यह मना होता है कि आप किसी भी केमिकल को चख नहीं सकते, यू कैन नॉट टेस्ट एनी केमिकल। जब आप कभी लैब का दर्शन करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको लैब अटेंडेंट बताएगा वो यही बताएगा कि किसी भी केमिकल को चखने की कोशिश मत करना, छू जबान पे मत लगाना, वरना बस। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मुझे इन दोनों में सेपरेशन करना है तो मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो मैं इनके बर्तनों पे लिख दूं और उससे मुझे पता लग जाए कि किसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, किसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है कि नहीं? भाई पिछली बार भी मैंने दोनों सॉल्यूशनों को डिफरेंशिएट तो शुगर के अमाउंट से ही किया था। ये ज्यादा मीठा बताया था क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा थी, ये कम मीठा बताया था क्योंकि इसमें शुगर कम थी। इस बार भी लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इस बार क्योंकि हम टच नहीं कर सकते, हम चख नहीं सकते, इसलिए हमें एक ऐसी टर्म की जरूरत पड़ी जो अगर हम यहां पर लिख दें, लेटस से मैंने यहां पर लिख दिया कि ये 1 मोलर है और मैंने कह दिया ये वाला 2 मोलर है, तो तुम केवल ये 1 मोलर 2 मोलर देख के ही समझ जाओगे कि ये वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है? क्योंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। तो जिस सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है, हम उसमें निकालते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का अमाउंट भी जरूरी है, उसे फिक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते ना यार तुम, ऐसा तो नहीं कर सकते ना तुम कि मैं केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोल दूं और तुम कह दो कि सर मैं इससे कंसंट्रेशन बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं बच्चों मेरे पास 2 बर्तनों में पानी है, मैंने दोनों बर्तनों में चीनी डाली, एक बर्तन में मैंने 10 चम्मच चीनी डाली, एक बर्तन में मैंने 20 चम्मच चीनी डाली, बताओ कौन सा वाला सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा? तुमने कहा सर बट ऑब्वियस है, जिसमें आपने 20 चम्मच चीनी डाली वही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन यह तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था कि जिसमें मैंने 10 चम्मच चीनी डाली वो एक छोटा सा गिलास था और जिसमें मैंने 20 चम्मच चीनी डाली वो एक 1000 लीटर की पानी की टंकी थी जो छत पे लगी हुई थी। अब बताओ सर अब तो 10 वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्यों कंसंट्रेटेड होगा? क्योंकि सर इसमें सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट की जो मात्रा है, सॉल्यूशन की जो मात्रा है वो डिफरेंट है दोनों केसेस में। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि सर जहां पर सॉल्यूशन की मात्रा कम होगी और अगर एक में ज्यादा होगी तो फिर फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें कंसंट्रेशन में दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है ना?
दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है? एक तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों चीजें मिक्स की गई। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म चाहे कोई सी भी हो। अब कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके, वो कैसे निकाले जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब आपको निकालनी है तो वो बच्चों हमेशा एक रेशो की फॉर्म में आएगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इस रेशो की फॉर्म में आएगी हमेशा। कंसंट्रेशन की कोई भी यूनिट आप देख लें ए से लेकर जेड तक, सबका फॉर्मूला इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लेना है हमें, कुछ फिक्स करना है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें कुछ फिक्स करना है। तो इस आधार पर कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। इस आधार पर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को कितने हिस्सों में बांट दिया है? 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है ना, 3 हिस्सों में बांट दिया है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर हमने कंसंट्रेशन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहली होती है बच्चों मोल बेस्ड टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। क्या है वो 3 कैटेगरीज बच्चों? फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों मोल बेस्ड टर्म्स, मोल बेस्ड टर्म्स। ठीक है ना, मोल बेस्ड टर्म में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो लिया जाता है वो लिया जाता है मोल में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है बच्चों? मोल में। ठीक है ना, कौन कौन सी यूनिट आती है इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में 3 यूनिट आती हैं और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलारिटी की एक बहन होती है फॉर्मेलिटी, मोलारिटी की एक जुड़वा बहन होती है फॉर्मेलिटी, लेकिन जो उसका नाम है वही उसे पढ़ने का पर्पस है फॉर्मेलिटी, इसलिए उसकी बात हम नहीं करते, ना उस पर क्वेश्चन आता है ना उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, उसकी थोड़ी बहुत बात की जाती है लेकिन वो 12th क्लास में की जाती है जब हम लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं तब। यहां ना उसकी बात करने का कोई पर्पस है ना उसका कोई यूज है। ठीक है, नेक्स्ट आया मोल बेस्ड टर्म्स के बाद सेकंड कैटेगरी है बच्चों परसेंट बेस्ड टर्म्स। मोल बेस्ड टर्म्स के बाद बच्चों आती है परसेंट बेस्ड टर्म्स। परसेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? परसेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो बच्चों इन वाली यूनिट्स के अंदर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है 100 ग्राम या फिर 100 ml, 100 ग्राम या 100 ml। भाई डिवाइड ना करो तुम, 100 ग्राम अपॉन 100 ml करके काट दोगे, 100 से 100 मुझे पता है। 100 ग्राम और 100 ml, इसमें 3 तरह की यूनिट्स आती हैं। कौन कौन सी? मास परसेंट, W/W, दूसरी वॉल्यूम परसेंट, छोटा v बाई बड़ा V, एंड थर्ड स्ट्रेंथ परसेंट, परसेंट W/V। ठीक है बच्चों, क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी इज
लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी इज वेट बेस्ड टर्म्स। यहां पर हम लोग सॉल्यूट का वेट कंसीडर करते हैं। यहां पर मोल कंसीडर कर लिए। वेट बेस्ड टर्म्स में क्या होता है, हम सॉल्यूट का मोल कंसीडर, सॉल्यूट के मोल की जगह सॉल्यूट का वेट कंसीडर करते हैं। दो टर्म्स आती हैं इस कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट इज ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, सेकेंड इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एंड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 8 यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आज के लेक्चर में, इन टुडेज लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट मोल बेस्ड टर्म्स, मोल बेस्ड टर्म्स एंड परसेंट बेस्ड टर्म्स। मेजरली इनके बारे में हमारी बात होगी, ठीक है ना, इनके बारे में हमारी बात होगी। क्लियर है मेरी बात? तो इनके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, मोल बेस्ड टर्म्स एंड परसेंट बेस्ड टर्म्स, और इनके बारे में भी वेट बेस्ड टर्म्स के बारे में भी हमें बात करनी है। तो आज के लेक्चर में जो समय हमारे पास बचा है प्लस अगले लेक्चर का आधा हिस्सा हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही गुजारना है, ठीक है ना, हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही गुजारना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज के लेक्चर का समय अगले हिस्सा और अगले लेक्चर का आधा हिस्सा कंसंट्रेशन टर्म्स पे गुजारने वाले हैं, और अगले लेक्चर के बाकी के आधे हिस्से में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात बच्चों? तो चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग यूनिट्स लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। हमारा काम क्या होगा बच्चों, हमारा काम होगा नंबर 1 यूनिट्स की डेफिनेशन को बोलना, पढ़ना। डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे उस डेफिनेशन का, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, इंटरप्रिटेशन के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा एक ही टाइप की यूनिट्स के बीच में या अलग अलग टाइप की यूनिट्स के बीच में। मैं आपको कुछ रिलेशंस बताऊंगा, वो रिलेशंस, ठीक है ना, वो रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उन रिलेशंस को याद रखेंगे, सिंस वी आर नीट एस्पिरेंट्स, तो हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ठीक है ना। तो वो रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा, और उन रिलेशंस को अगर आप याद रखेंगे तो जबरदस्त बचत होगी आपके समय की, जबरदस्त बचत होगी आपके समय की, बहुत ज्यादा समय आप बचा पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम यू विल बी एबल टू सेव, बहुत ज्यादा टाइम यू विल बी एबल टू सेव, ठीक है ना बच्चों। तो कुछ रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा। जैसे बात करते हैं हम लोग मोलारिटी, कैपिटल एम, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूनिट्स, सबसे कॉमन यूनिट है ये मोलारिटी जो होती है, ये केमिस्ट्री में सबसे कॉमन यूनिट है। अधिकतर बार आपकी टक्कर इसी से होगी, अधिकतर बार जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और हम आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रहे होंगे, तब आपको मोलारिटी से ही मिलना होगा, तब आपकी जो मुलाकात होगी वो मोलारिटी से ही होगी, ठीक है ना। तब आपकी जो मुलाकात होगी बच्चों वो किससे होगी, मोलारिटी से ही होगी। क्लियर है मेरी बात? क्या होता है मोलारिटी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution is known as molarity, सॉरी कैपिटल एम से लिखते हैं इसे, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोलारिटी कैपिटल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना भाई। आपके पास V लीटर सॉल्यूशन है, इसमें N मोल पड़े हैं, तो V लीटर में पड़े हैं N मोल सॉल्यूट के, 1 लीटर में कितने पड़े होंगे N अपॉन V, और जो 1 लीटर में पड़े होते हैं उसी को तो मोलारिटी कहते हैं, तो N अपॉन V क्या बन गया, मोल, मोलारिटी सॉरी। तो यही मोलारिटी हमने फॉर्मूला बना के लिख दी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ या ना, इज इट क्लियर। एक लीटर बराबर बच्चों होता है 1000 ml, 1 लीटर बराबर बच्चों क्या होता है 1000 ml, जानते हैं हम लोग 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, लेक्चर नंबर 1 में बताया था आपको 1 लीटर इज 1000 ml, ठीक है ना, 1 लीटर इज 1000 ml। तो अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सब लोगों को याद है कि ml में से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हो, इस तरीके से, तो लीटर में दिया है तो ये यूज करते हैं और ml में दिया है तो ये यूज करते हैं। दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं, दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं, दोनों ही फॉर्मूले बेसिकली एक ही फॉर्मूले का रूप है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या दिया होगा ml में दिया होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लीटर में दिया होगा फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, लेट अस से मैं आपसे कहता हूं किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी x मोलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी x मोलर है, लेट अस से x को एक नाम दे देते हैं। मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन है जो कि 2 मोलर है। मैं आपसे कहता हूं देयर इज अ सॉल्यूशन विच इज 2 मोलर, विच इज 2 मोलर, विच इज 2 मोलर। तो 2 मोलर का मतलब हुआ बच्चों की 2 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। 2 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। क्लियर है ना मेरी बात, कि 2 मोल सॉल्यूट जो है वो मौजूद है 1 लीटर में या फिर 1000 ml सॉल्यूशन, तो हम कह देंगे सॉल्यूशन की मोलारिटी 2 मोलर है। ऐसी अगर मैं कह रहा हूं किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी 3 मोलर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मोलर। 3 मोलर का क्या मतलब होता है बच्चों, 3 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना, 1000 ml सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ठीक है ना, क्लियर है मेरे बच्चों। कई बार बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने इंटू 1000 कैसे कर दिया, कैसे आ गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आ गया। तो मैं आपको एक जरा सा शॉर्ट में बता देता हूं कैसे आ गया। भाई मान लो मेरे पास जो सॉल्यूशन है, मान लो मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम VML है, कितना है VML है, लेकिन हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें तो वॉल्यूम को लीटर में रखना होता है, उसमें तो वॉल्यूम को लीटर में रखना होता है, या फिर VML छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो वो है, हाँ
ये VmL है बच्चों, VmL क्यों छोड़े, VmL ही पकड़ के चलते हैं, VmL चलो। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में तो लीटर में रखना होता है। तो यहां से देखो मेरे पास क्या निकल के आया, 1 ml बराबर 1/1000 लीटर। तो VmL बराबर V/1000 लीटर, VmL में अपॉन 1000, ये पूरा का पूरा लीटर में हो गया, ठीक है ना। तो VmL की जगह मैं लिख सकता हूं V/1000। इज इट क्लियर? V/1000। तो अगर मैं यहां पर V/1000 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000, ये 1000 पहुंच गया ऊपर। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, V, जो कि हमें ml में दी हुई थी। तो हम यहां पर ये ml वाली वैल्यू सीधे रख देंगे, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ सर, ये रख देंगे ना, तो ये फॉर्मूला सीधे कन्वर्ट होगा ml। तो इस तरह से इसे ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। हालांकि कन्वर्जन अगर आपको याद है, केवल प्रूफ नहीं भी याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रूफ आपसे कोई नहीं करवा रहा नीट में, प्रूफ आपसे कोई नहीं करवा रहा नीट में। नीट में तो न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, नीट में तो क्या आएगा बच्चों, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये हो गई पहली यूनिट, मोलारिटी। सर क्वेश्चन बच्चों अभी करेंगे इसके इकट्ठे, क्वेश्चन बच्चों अभी करेंगे इकट्ठे। पहले जरा एक साथ ये यूनिट्स पढ़ लें, जो काम की है ना वो एक साथ पढ़ लें, फिर एक कैटेगरी की यूनिट्स एक साथ पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर अपन लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। मोलालिटी कैपिटल, मोलालिटी स्मॉल m। अच्छा एक बात और बतानी थी तुम्हें, मोलारिटी में, मोलारिटी में तुम्हें एक बात मुझे और बतानी थी, बड़े काम की बात है। क्या है काम की बात? मोलारिटी में बच्चों एक काम की बात यह है कि मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होती है। यहां से बच्चों देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकल आएगा, यहां से बच्चों मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकल आएगा। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल्स हम लोग कहां यूज करते हैं, स्टाइशियोमेट्री में करते हैं ना। तो इसका मतलब आपको मोलारिटी पर बेस्ड क्वेश्चन स्टाइशियोमेट्री में भी मिल सकते हैं, मोलारिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को स्टाइशियोमेट्री में भी मिल सकते हैं। तो केवल कंसंट्रेशन टर्म की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको स्टाइशियोमेट्री के क्वेश्चंस में भी मिल सकती है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे किस तरह से इसका रोल स्टाइशियोमेट्री के अंदर भी आएगा, ठीक है। पीले पेन का काम हो गया, अब दूसरे पेन पे आते हैं। दूसरा पेन है सफेद पेन। आज अलग अलग पेनों से लिखेंगे अलग अलग यूनिट्स। सेकेंड यूनिट है मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m। ये चलो सेकेंड यूनिट शुरू करने से पहले वो बात भी बता ही दें जो हम थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन चलो बता देते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये लाइन काम आएगी। क्यों काम आएगी? मोलालिटी को समझने के लिए काम आएगी कि जब मोलारिटी से हमारा काम चल रहा था तो मोलालिटी डिफाइन करने की जरूरत पड़ी क्या? जब मोलारिटी से काम चल रहा था तो मोलालिटी को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो होता है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये आप लोग हीट एंड थर्मल फिजिक्स में पढ़ोगे कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम अगर आप किसी चीज को गर्म कर दें तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, ठंडा कर दें तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठंडा कर दे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। ये तो आपने देखा ही होगा। एक ग्लास में एक ढके हुए बर्तन में पानी ले लीजिए, एक ढके हुए बर्तन में पानी ले लीजिए, एक ढका हुआ बीकर लीजिए, बंद बीकर, उसमें आधा पानी भर लीजिए। अब इस पानी को गर्म कीजिए और तब तक गर्म कीजिए जब तक पानी पूरा का पूरा वेपराइज ना हो जाए। जैसे ही पानी वेपराइज हो जाएगा वो वेपर पूरा बर्तन घेर लेगी, पूरा बर्तन घेर लेगी, ठीक है। अब फिर से उतना ही पानी लीजिए, वॉल्यूम चेंज हो गया, फिर से ही उतना पानी लीजिए, उसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करने पर क्या बनेगी? आइस। और आइस का वॉल्यूम पानी से कम होगा। आइस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वाटर वॉल्यूम ऑफ पानी। इनफैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है
आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए तो आइस ऊपर फ्लोट करती है ना। तो इसका मतलब जब आप ठंडा कर देंगे तब टेम्परेचर चेंज कर देंगे, ठंडा करने पर क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, गर्म करने पर भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जनरली क्या होता है, पानी के अलावा किसी भी और सब्सटेंस की बात करें, ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, गर्म करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। पानी के बिहेवियर में एनोमाली होती है, पानी के बिहेवियर में थोड़ी सी एनोमाली होती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो है बच्चों वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब मान लो कोई मोलारिटी का सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी बड़ी क्रूशियल है तुम्हारे लिए, लेट अस से एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी मेडिसिन में पड़ता है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी मेडिसिन में पड़ता है, ठीक है। और तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी एक फैक्ट्री है जो वो सॉल्यूशन बनाती है, तुम्हारी एक फैक्ट्री है जो वो सॉल्यूशन बनाती है। अब तुम्हारी जो फैक्ट्री है, जनरली दवाओं की फैक्ट्रियां ठंडी जगहों पर लगती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, वहां लगती है। बद्दी इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो तुम्हारी फैक्ट्री जो है बद्दी में। अब तुम क्या करते हो, बद्दी में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो तुम्हारी फैक्ट्री क्या करती है, 10 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉल्यूशन बनाती है, और उसकी मोलारिटी लेटस से होती है 1 मोलर। उसकी मोलारिटी लेटस से होती है कितनी बच्चों, 1 मोलर। अब राजस्थान के जोधपुर से जहां पर टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तुम्हारे पास उस सॉल्यूशन का ऑर्डर आता है और तुम उसे करते हो ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस से जब 45 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉल्यूशन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 10 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक वो जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से मोलारिटी चेंज हो जाएगी, मोलारिटी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, होगा ना ऐसा। सर हम इंसुलेटेड वेसल में कर लेंगे ट्रांसपोर्ट, आप कितना भी इंसुलेटेड वेसल में कर लें, दुनिया में कोई ऐसा इंसुलेटर नहीं है जो 100% इंसुलेटेड है। आप कितना भी इंसुलेशन यूज कर लें, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर का फर्क अगर पड़ेगा तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन की मोलारिटी में चेंज आ जाएगा। मतलब मोलारिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। अब फंस गए, अब क्या हो गया, अब फंस गए। क्यों फंस गए भाई, अब फंस गए ना, क्यों फंस गए, क्योंकि मोलारिटी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लफड़ा हो गया। मोलारिटी तो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, हो गई ना, फंस गए। अब हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो भैया टेम्परेचर पे डिपेंड ना करती हो, जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करती हो, ताकि अगर हम किसी सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट ऐसे कर रहे हो कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो बहुत ज्यादा, तो भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज ना हो पाए, तो भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना हो पाए। तो इसके लिए डिफाइन की गई दूसरी यूनिट जिसका नाम था मोलालिटी। इसके लिए डिफाइन की गई एक दूसरी यूनिट जिसका नाम था मोलालिटी, स्मॉल एम, स्मॉल एम, ठीक है। क्या होती है जी मोलालिटी, क्या होती है मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram solvent is known as molality of solution, is known as molality of solution। इसे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। 1 किलो सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट मौजूद होगा उसे कहा जाता है बच्चों मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसे कहा जाता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं मोलालिटी का स्मॉल एम, तो वो होगा बच्चों मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। बाय द सेम लॉजिक जो हमने पिछले फॉर्मूले में यूज किया था, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे को ग्राम में दिया होगा
तो मैं ये यूज करूंगा। ये दोनों फॉर्मूले आ गए। पहला वाला तब जब वेट किलोग्राम में है, दूसरा वाला तब जब वेट ग्राम में है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसका मतलब अगर कोई सॉल्यूशन मेरे से कह रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन मुझसे कह रहा है लेट अस से 1 मोलल सॉल्यूशन है, अगर कोई कह रहा है 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, और ग्राम में बोलो तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ऐसे ही 2 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है कहां? 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है ना? मोलारिटी और मोलालिटी में 3 बेसिक अंतर है। मोलारिटी और मोलालिटी में 3 बेसिक अंतर है। पहला, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलारिटी इज कैपिटल M, मोलारिटी इज कैपिटल M। तो कैपिटल M लिखा है तो मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है, स्मॉल m लिखा है तो मतलब मोलालिटी की बात कर रहा है। एक तो डिनोशन में ही अंतर है। दूसरा अंतर है इनकी प्रॉपर्टीज में, दूसरा अंतर है इनकी प्रॉपर्टीज में। क्या अंतर है प्रॉपर्टीज में? मोलालिटी के डिनोमिनेटर में वेट है, और वेट को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लेकिन सॉल्यूशंस में होता है, असलियत में नहीं होता। असलियत में नहीं होता। जैसे हम जैसे लोगों का वेट सर्दियों में बढ़ जाता है, तो सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है, खाने की चीजें बढ़िया बढ़िया होती है ना, सर्दियां आती है तो फिर भूख ज्यादा लगने लगती है, तो वेट बढ़ जाता है हमारा। गर्मियों में कम नहीं होता, उतना ही रहता है, लेकिन सर्दियों में बढ़ जाता है। लेकिन सॉल्यूशन के साथ ऐसा नहीं है। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरा अंतर ये है। तीसरा अंतर है यूनिट में। यूनिट ऑफ मोलालिटी होती है सॉल्यूट के मोल बटे सॉल्यूएंट का वेट, मोल पर केजी, और इसे बोलते हैं या फिर मोलल। मोलल क्या बोलते हैं? मोलल। इधर यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हुआ करती थी? इधर यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हुआ करती थी? मोल पर लीटर, वॉल्यूम था ना, और इसे बोलते थे मोलर। मोलर, ठीक है, मोल पर लीटर और मोलर। ठीक है ना बच्चों? मोल पर लीटर और मोलर। तो एक तो यूनिट में अंतर है, सिंबल में अंतर है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस में अंतर है, और एक और बात में अंतर है। इकलौती ऐसी यूनिट है मोलालिटी, इकलौती, सिंगल, ओनली वन, जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। इसके अलावा कोई ऐसी यूनिट नहीं है पूरी यूनिट्स ऑफ थर्मो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में जहां पर क्या आ जाए, जहां पर क्या आ जाए? सॉल्वेंट आ जाए। ये इकलौती यूनिट है जहां पर सॉल्वेंट आता है, और कहीं नहीं आता सॉल्वेंट। ठीक है ना? नेक्स्ट है, मजा नहीं आया, ये अच्छा लग रहा है। थर्ड यूनिट है, नहीं यार ज्यादा डार्क हो गया, ये वाला लेते हैं। मोल फ्रैक्शन।
अब इसे कई लोग चाय भी बोलते हैं इसको, मैं तो भाई एक्स ही बोलता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, मैं एक्स ही बोलता हूं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज in a solution is shown as moles of species, उस स्पीसीज के मोल्स बटे टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, बटे टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। हम लोग अब सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, गैसियस रिएक्शंस कर चुके हैं, सॉल्यूशन से डील करने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन से डील करने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ रही है, जिसमें से एक कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन है, जिसको देते हैं मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन है जो बाइनरी है, बाइनरी मतलब उसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, एक सॉल्यूशन है जो कि बाइनरी है और इस बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है। इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नाम है ए, और सॉल्यूट है, सॉल्यूट का नाम है बी। सिंगल सॉल्वेंट है, सिंगल सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं एन बी, एन इज फॉर मोल एंड बी फॉर द मोल्स ऑफ बी, एंड इसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, टोटल मोल्स यही तो होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इज इट ऑल राइट? ऑल राइट। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स से आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मम्मी आप देखिए बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिक्स करने जा रहा हूं, एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो केवल हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के बच्चे ही जानते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जो कि 1 निकल आएगा। इसका मतलब किसी भी मिक्सचर में जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम होता है 1। जितनी भी स्पीसीज होंगी उन सबके मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे निकल के 1 आएगा। जितनी भी स्पीसीज किसी भी सॉल्यूशन में होंगी उनके मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे निकल के आएगा 1। कुछ बातें जो नोट करने वाली हैं, काम की हैं। पहली बात, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन, मोल भी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलते। तो एक तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। मम्मी दूसरा, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक रेशो है। ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली एक रेशो है, और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, हाँ या ना? मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्लियर है? एक और पॉइंट, चलो ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में समझा दूंगा। ठीक है,
वरना एक क्वेश्चन फिर यहां आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन भी तो कराना है। तो ये हमारी तीनों मोल बेस यूनिट हो गई, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलैरिटी। ठीक है ना। तो तीनों यूनिट हमने कर ली, जो मोल साइड की, मोल साइड की जो यूनिट है, मोल के बेसिस पर जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ने इनमें रिलेशनशिप्स, रिलेशन पढ़ लें बस, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इनके ऊपर दे दनादन। दो रिलेशन बड़े काम के हैं, दो रिलेशन बड़े काम के हैं। ठीक है ना। दो रिलेशन इसमें बड़े काम के हैं, बहुत ही काम के रिलेशन है। काम के रिलेशन कौन कौन से? पहला रिलेशन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। याद रखना, जिस सॉल्यूशन के लिए मैं रिलेशन निकाल रहा हूं वो सॉल्यूशन एक बिनारी सॉल्यूशन है। बिनारी मतलब बाइनरी, और उसके सॉल्वेंट का नाम ए है, सॉल्यूट का नाम बी है, ये बात याद रखना। सॉल्वेंट का नाम ए है, सॉल्यूट का नाम बी है, ये बात याद रखना, ये बात मत भूलना। तो मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी में रिलेशन निकालने जा रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन निकालने जा रहा हूं मैं। तो आइए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन। देखो बच्चों, एक्स बी क्या होता है? एक्स बी होता है बच्चों एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स ए क्या होता है? एक्स ए होता है सर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। हल्का सा छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, डिवाइड कर दिया, यहां से बच्चों निकल आएगा एक्स बी बाई एक्स ए बराबर एन बी बाई एन ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से इसमें, सिंपल सी बात है। एन ए हो गए मोल्स ऑफ ए, और मोल्स ऑफ ए को लिख दिया मैंने वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, लिख सकते हैं। मोल की डेफिनेशन नंबर 2 से वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, हाँ या ना? ऊपर नीचे बच्चों इसमें कर दिया मैंने 1000 का मल्टीप्लाई। और अब देखना, मैं इसे करने जा रहा हूं रीअरेंज। अब मैं इसे करने जा रहा हूं बच्चों तुम्हारी आंखों के सामने रीअरेंज। तो देखो ये कैसे रीअरेंज होगा। एक्स बी बाई एक्स ए बराबर एन बी इंटू 1000 मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसे कर दिया एक साथ, और एम ए और इस 1000 को कर दिया एक साथ। ठीक है ना बच्चों। क्या बन गया ये? पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है? एम इंटू एम ए बाई 1000। ये लो, रिलेशन आ गया एक्स बी बाई एक्स ए बराबर एम इंटू एम ए बाई 1000। याद रखने का तरीका, एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू मामा बटे 1000। एक्स बी बाई एक्स ए इज इक्वल टू मामा बटे 1000, वेयर स्मॉल एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ, स्मॉल एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। एम ए इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर इससे तो एक्स बी अपॉन एक्स ए का वैल्यू निकला। अगर हमसे किसी एक का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो जिसका पूछा है, जिसका नहीं पूछा है उसे हटा देना। मान लो उसने एक्स बी पूछा है तो एक्स ए को लिख देना 1 माइनस एक्स बी, और उसने एक्स ए पूछा है तो एक्स बी को लिख देना 1 माइनस एक्स ए। दूसरे वाले को हटा सकते हो, क्लियर है? दूसरे वाले को हटा सकते हो। तो यहां से तुम्हारे पास रिलेशन क्या निकल के आ गया? एक्स बी अपॉन एक्स ए मामा बटे 1000। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। अगर सॉल्यूशन एक्वस हो तो सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों? पानी। तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वाटर का मोलर मास, जो कि होगा 18। तो यहां से बच्चों एक्स बी बाई एक्स से आ जाएगा निकल के एम इंटू 18/1000 या फिर m बाई 55.5। ये रिलेशन, ये केवल एक्वस सॉल्यूशन पर लागू होगा, हर जगह लागू नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन तो जनरल फॉर्मूला ये है, ये वाला इसकी एक्वस सॉल्यूशन के लिए।
किसके लिए बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है ना? ये वाला केवल किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। क्लियर है ना? तो ये वाला केवल बच्चों एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है ना? आइए दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। आइए इस पर बेस दो तीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक जितना पढ़ लिया है उसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों फिर हम क्या करेंगे? हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए दो तीन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग कहानी को सॉर्ट कर सकें, खत्म कर सकें अभी तक की। चलिए पहला प्रश्न। टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.1 मोलर solution of H2SO4, weight of H2SO4 needed will be, weight of H2SO4 needed will be A 0.98 ग्राम, 0.49 ग्राम, 4.9 ग्राम, 9.8 ग्राम। 0.98 ग्राम, 0.49 ग्राम, 4.9 ग्राम एंड 9.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अपने को क्या करना है? अपने को एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी अपने को दे रखी है। और मोलारिटी क्या होती है बच्चों? मोलारिटी होती है सॉल्यूट का वोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सीधे सीधे लीटर में दे रखा है तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, मोलारिटी दे रखी है बच्चों अपने को 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम दे रखा है बच्चों उसने सीधे सीधे 1 लीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने अपने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछा, उसने अपने से वेट पूछा है। तो कोई बात नहीं, क्या हम ये नहीं लिख सकते मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? क्यों नहीं लिख सकते? और क्या हमें H2SO4 इसमें सॉल्यूट है, H2SO4 इसमें सॉल्यूट है, तो क्या हम जानते हैं कि H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम है? हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो रख दो भैया उठा के। लो जी 9.8 ग्राम आंसर आ गया। 9.8 ग्राम आंसर आ गया, ऑप्शन हो गया डी। 9.8 ग्राम आंसर आ गया, ऑप्शन हो गया डी। ठीक है ना? ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? डी हो गया। क्लियर है? और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। In a mixture of water and alcohol, in a mixture of water and alcohol, 100 ग्राम वाटर, 100 नहीं 90 ग्राम वाटर is mixed with 46 ग्राम अल्कोहल, 46 ग्राम अल्कोहल। ठीक है ना? फाइंड नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, दूसरा
मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल और दूसरा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, दो चीजें हम लोगों को निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक अलग ही पेज खड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन में तो एक अलग ही पेज खड़ा हुआ है भैया। क्या पेज खड़ा है इस क्वेश्चन के अंदर? अल्कोहल कौन सा लेना है? अल्कोहल तो बोल दिया, फॉर्मूला तो बताया नहीं अल्कोहल का। तो एक बात याद रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर आ जाए, एक बात याद रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर आ जाए, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहल का नाम ले लेकिन अल्कोहल बताए नहीं कि कौन सा है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहल का नाम ले लेकिन आपको यह ना बताए कि अल्कोहल कौन सा है, अगर कुछ मेंशन ना करे, केवल अल्कोहल इस दे के छोड़ दे, तो इसका मतलब है जो अल्कोहल होगा ना वो होगा इथेनॉल, C2H5OH, जिसका मोलर मास होता है 46। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना करे तो अल्कोहल इथेनॉल को लेते हैं, अगर वो अल्कोहल का नाम ना दे तो मतलब अल्कोहल जो है वो इथेनॉल है, इट इज इथेनॉल। ठीक है ना? अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले इथेनॉल के मोल निकाल लो, वेट अपॉन मोलर मास 1 मोल, और पानी के निकाल लो, पानी के निकाल लो 90/18 5 मोल। अब पूछ रहा है इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, तो निकाल लो इथेनॉल के मोल, इथेनॉल के मोल प्लस पानी के मोल। इथेनॉल का मोल 1/6, ये लीजिए, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकल आया। ठीक है, पानी का निकालना है, 1 में से घटा दीजिए, 5/6 पानी का निकल आएगा। कोई समस्या? पहला पार्ट सॉल्व हो गया, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया हम लोगों ने। दूसरे पार्ट के लिए बच्चों अभी आपको एक रिलेशन लिखाया था, ये रहा, ये ना, ये है ना रिलेशन बच्चों। तो बस इस रिलेशन का प्रयोग करना है, पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है। XB/XA इज इक्वल टू M/55.5। XB/XA इज इक्वल टू M/55.5। XB मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 55.5, ये बाई 6 कट गया, तो M कितना आ जाएगा यहां से? (11.1 मोलल, ये आ गया 11.1 स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब 11.1 मोलल। ये मोलालिटी निकल आई। क्या निकल आई? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल आई। ठीक है, ये निकल आई जी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे उसे कहा था कि स्टाइशियोमेट्री के अंदर भी, स्टाइशियोमेट्री के अंदर भी वो आपसे यूज करवा सकता है। क्या स्टाइशियोमेट्री के अंदर भी वो आपसे क्या यूज करवा सकता है? मोलारिटी का यूज करवा सकता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हम स्टाइशियोमेट्री में मोलारिटी का यूज करेंगे, जहां पर हम लोग स्टाइशियोमेट्री में मोलारिटी का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ये वाला लेते हैं। फाइंड द वेट ऑफ AgCl formed
find the weight of AgCl formed when 1 liter 0.1 molar AgNO3 solution reacts with excess of NaOH, NaCl, according to reaction AgNO3 plus NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इसमें आपसे वो मास ऑफ प्रेसिपिटेट करके भी पूछ सकता था, ही कुड हैव आस्क्ड यू मास ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि AgCl जो होता है ये वाटर में प्रेसिपिटेट हो जाता है, वाटर में घुलता नहीं है, निकल के बाहर आ जाता, तो ये भी वो आपसे पूछ सकता था। तो अगर वो मास ऑफ प्रेसिपिटेट लिख देता, इसका मतलब वो आपसे AgCl का मास पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब भी वो आपसे किसका मास पूछ रहा है, AgCl का मास पूछ रहा है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है ही नहीं। NaCl का तो डाटा दिया ही नहीं है, इसका डाटा दिया और इसका पूछा है। ट्रिक हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, मोल ऑफ AgNO3 मोल ऑफ AgCl। Ag का एटॉमिक मास होता है बच्चों 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो हो जाएगा 143.5 ग्राम्स, ठीक है ना, 143.5 ग्राम्स। डन है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोल ऑफ AgNO3 निकालने हैं। इस बार उसने हमें दे रखा है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और इसका हमें वेट निकालना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। बच्चे इसकी मोलारिटी दे रखी है मेरे को 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, वेट मेरे को निकालना है 143.5, इसका क्या है, मोलर मास है। तो बच्चे कितना निकल आएगा ये 143.5 इंटू 0.1 बराबर 14.35 ग्राम्स, 14.35 ग्राम्स, ठीक है ना, ये निकल आएगा 14.35 ग्राम्स। ओके, इज इट क्लियर, कितना निकला है ये 14.35 ग्राम। तो आपने इस तरीके से किसका वेट निकाल दिया, ये AgCl का वेट निकाल दिया। किसका वेट निकाल दिया आपने, AgCl का वेट निकाल दिया। तो इस तरह से देखिए स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, हाँ यार स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, और स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन में हमने क्या यूज कर दिया बच्चों, मोलारिटी यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, मोलारिटी यूज कर दिया है। ठीक है ना, मोलारिटी हम लोगों ने यूज कर दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, देखिए ध्यान से देखिएगा। टू मोल सोडियम कार्बोनेट, 2 मोल सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 100 ml solution। 2 मोल सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml solution। ये भी बड़ा काम का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। 2 मोल Na2CO3 is dissolved in 100 ml, sorry, in water to make 100 ml solution। क्लियर है, 100 ml solution। Find the concentration of each ion assuming complete dissociation of salt in solution। आपको ईच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है और ये अज्यूम करना है
कि जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है, ठीक है। देखिए जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर जाके अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे ये लोग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जैसे इन्हें पानी में डाला जाता है ये टूट जाते हैं। कैसे टूटेंगे, Na2CO3 टूटेगा, 2 Na+ बनाएगा और एक बनाएगा कार्बोनेट आयन, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन पूछ रहा है मतलब आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, क्योंकि उसने आपको मोल दे रखा है और मोल के साथ में पानी का वॉल्यूम दे रखा है, तो अल्टीमेटली वो आपसे मोलारिटी निकलवा रहा है। अगर आपने यहां पर इसका x मोलर घेरा होता, अगर आपने इसका यहां पर x मोलर घोला होता, तो क्या मुझे बता सकते हैं Na+ कितना बनता? अगर यहां पर आपने इसका 1 मोलर घोला होता तो ये बनता 2 मोलर और ये भी बनता 1 मोलर। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब अगर आपने इसका x मोलर घोला है तो ये बनेगा बच्चों 2x मोलर और ये बनेगा x मोलर। सर ये बात कुछ हजम नहीं, हम तो मोल मोल खेलते थे, आप कंसंट्रेशन में कहां से आ? हम तो मोल मोल में चलते थे ना सर। 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा, हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? Na2CO3 को डाला, ये जाके पानी में टूटा, 2 Na++ कार्बोनेट आयन, वॉल्यूम 100 ml है। जिस 100 ml में Na2CO3 पड़ा था उसी 100 ml में ये दोनों आयन तैर रहे हैं। ये तो टूट के पूरा खत्म हो गया Na2CO3, इसकी तो निपट गई कहानी। ये आयन जो है ये दोनों के दोनों कितने में टैल रहे हैं? 100 ml में टैल रहे हैं या नहीं टैल रहे हैं? हाँ या ना? टैल रहे हैं ना, बोलो। तो जो वॉल्यूम Na2CO3 के लिए होगा वही Na2CO3 के लिए होगा, वही Na के लिए होगा और वही CO3 के लिए होगा, हाँ या ना? होगा। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम सेम है। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? मोलारिटी। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? बोलो। मोलारिटी बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो बेटे। तो अगर ये मोलारिटी बन गया, लेटस से ये मान लो 1 मोल, ये 1 लीटर होता, तो 1 मोल 1 लीटर को क्या कहते हैं? 1 मोलर। 1 मोल 1 लीटर में पड़ा है मतलब 1 मोलर, 2 मोल 1 लीटर में पड़े हैं मतलब 2 मोलर, और 1 मोल 1 लीटर में पड़ा है मतलब 1 मोलर। तो क्या जो रिलेशन मोल में होता है वही रिलेशन कंसंट्रेशन में भी लिख सकता हूं मैं? क्या जो रिलेशन स्टाइशियोमेट्री से मोल में निकल के आता है, जो रिलेशन स्टाइशियोमेट्री से मोल में निकल के आता है, कैन आई राइट द सेम रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स एज वेल, मोलारिटी एज वेल? कैन आई डू दैट? यस सर, वी कैन। यस सर, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्टाइशियोमेट्री कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा मैंने नहीं दिया, ये तो स्टाइशियोमेट्री कहती है कि इसका 1 मोलर होता तो इसके 2 मोलर होते, इसका 1 मोलर होता। मैं कहता हूं कि अगर इसका x मोलर है तो इसका 2x मोलर होता और इसका x मोलर होता, हाँ या ना? तो मेरा टारगेट क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, तो मोलारिटी निकाल लो बेटा सॉल्यूशन की। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर आ गया 1000, ये आ गया बेटा 20 मोलर। कितना आ गया बच्चे? 20 मोलर। कितना आ गया निकल गए? 20 मोलर आ गया ना, 20 मोलर। यानी x की वैल्यू कितनी है? 20 मोलर है। 20 थोड़ा ज्यादा हो गया यार, ये 0.2 कर लो। 20 मोलर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, इतने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम लोग डील करते नहीं। 0.2 मोलर, सॉरी 0.2 नहीं, 2 मोलर। 2 मोलर ठीक है, औकात में है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगा Na2CO3 के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की? 2 मोलर। तो अगर ये 2 मोलर तो ये कितना मिलेगा? 4 मोलर, और ये 2 मोलर। आयंस की कंसंट्रेशन कितनी निकल आई? 4 मोलर और 2 मोलर। यही तो पूछी थी आपसे, यही तो पूछी थी आपसे। इंडिविजुअल आयन की कंसंट्रेशन Na+ की निकल आई 4 मोलर, कार्बोनेट की निकल आई 2 मोलर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है, मोलारिटी को स्टाइशियोमेट्री में मिक्स कर दिया है, मोलारिटी को स्टाइशियोमेट्री में मिक्स कर दिया है। इज इट क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
तो आज के लेक्चर में हम लोग बात यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और तरह की कंसंट्रेशंस मिलेंगी हमें। अभी हम लोगों ने मोल बेस यूनिट्स में केवल एक ही रिलेशन पढ़ा है, जो कि है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार रिलेशन आने वाला है अगली क्लास में, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मजेदार रिलेशन आने वाला है नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा मोलालिटी और मोलारिटी का, और उससे बहुत बढ़िया बढ़िया 2 रिजल्ट मैं निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, गुड नाइट, और कोशिश करें, मेहनत करें, लगातार मेहनत करते रहें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। मेहनत करना बहुत जरूरी है ना, मेहनत करते रहना है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। सही दिशा में की गई मेहनत आपको एक दिन सही रिजल्ट पर लेके जाएगी, लेकिन मेहनत भी प्योर वाली करना, इम्प्योर वाली मत करना, क्योंकि इम्प्योरिटी मिला दोगे तो फिर यील्ड पर फर्क आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले क्लास में कहा था, परसेंटेज मोल कॉन्सेप्ट या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारे आसपास ही है। तो जैसे रिएक्टेंट में इम्प्योरिटी आ जाने पर यील्ड में फर्क आ जाता है प्रोडक्ट की, ऐसे ही तुम्हारी मेहनत की इम्प्योरिटी, अगर तुम्हारी मेहनत में इम्प्योरिटी आ गई तो रिजल्ट की यील्ड में फर्क आ सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से किसी की भी यील्ड पर फर्क आए। आप में से अधिकतर बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, अपना सपना पूरा करें, डॉक्टर बने और मुफ्त में हमारा इलाज करें हमारे बुढ़ापे में। इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में होगी आपसे मुलाकात। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।